यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए जानते हैं उस सफर में ऐसा क्या हुआ था जो हमेशा के लिए उनकी रूह में बस गया। मैं प्रिया शर्मा, मुंबई की रहने वाली एक सामान्य सी लड़की, लेकिन वो जो कुछ शिमला की उस ट्रिप पर हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना बन गया। सब कुछ एक मस्ती भरे प्लान से शुरू हुआ। मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ मैंने शिमला घूमने का प्लान बनाया। हम सब एक बस में बैठकर निकल पड़े थे। रात का समय था, बस पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्का कोहरा और ठंडी हवा, सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। दोस्तों की बातें सुनते सुनते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन वो नींद एक डरावना सपना बनकर टूट गई। अचानक मेरी आंख खुली और मैं घबरा गई। बस में सन्नाटा था, ना कोई मुसाफिर ना कोई ड्राइवर, सिर्फ मैं और एक चलती हुई बस। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराकर अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी सांसें थम सी गईं। डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। एक औरत थी। उसके चेहरे की त्वचा पूरी तरह जली हुई थी, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरा बिना भाव के। वो चुपचाप बस की पिछली सीट पर बैठी मुझे घूर रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और तभी मैं एक झटके में उठ बैठी। मेरी सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से भीगा हुआ। पास बैठे विजय ने मुझे पानी दिया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ प्रिया? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा, शायद कोई बुरा सपना था। सुबह होने तक मैं थोड़ा सामान्य हो पाई। हमारी बस शिमला पहुंच चुकी थी। हम होटल गए, फ्रेश हुए और थोड़ी देर आराम किया। अगले दिन हमने पहाड़ पर घूमने का प्लान बनाया। पहाड़ों की ठंडी हवा और सुंदरता में खोते हुए हम सब चोटी तक पहुंच गए। वहां से नीचे का नजारा बेहद सुंदर था। तभी साहिल ने अचानक कहा, नीचे कोई खड़ा है, शायद कोई औरत है। हमने देखा पर हमें कुछ नहीं दिखा। रवि और विजय ने उसे मजाक में लिया, लेकिन मेरे दिल में फिर से वही डर बैठने लगा था जो उस सपने में मैंने देखा था। मैं नहीं जानती थी कि ये डर अब हकीकत बनने जा रहा है। हम सब पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। आसमान में बादल तैर रहे थे, नीचे हरियाली फैली थी और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं थी। वहां खड़े होकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन साहिल की आवाज ने फिर से मेरी धड़कनों को तेज कर दिया। नीचे देखो, वो बोला, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। मैंने तुरंत उस दिशा में देखा, लेकिन मेरी आंखों को कुछ नजर नहीं आया। विजय ने हंसते हुए कहा, तू फिर से अपने डरावने सीन शुरू मत कर यार। रवि ने भी मजाक में टोक दिया,
इस जंगल में औरत क्या कर रही होगी? मैंने साहिल की तरफ देखा। वो सच में घबराया हुआ लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो वही औरत देख रहा है जिसे मैंने सपने में देखा था। थोड़ी देर बाद हम सब नीचे एक समतल जगह पर पहुंचे और वहीं तंबू लगाने का फैसला किया। रात का समय करीब आ रहा था और हम सब ने मिलकर खाना भी तैयार कर लिया। हंसी मजाक के बीच मैं थोड़ी देर के लिए डर भूल गई थी, लेकिन शायद डर ने मुझे नहीं छोड़ा था। मेरी बैग तंबू के बाहर रह गई थी तो मैं उसे लेने बाहर निकली। बाहर जाते ही मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने ध्यान से देखा। सामने से 3 लोग हमारी ओर आ रहे थे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे, दरांती, कुल्हाड़ी जैसी चीजें। उनकी चाल आम इंसानों जैसी नहीं थी और उनके चेहरे अजीब से थे, जैसे इंसान होते हुए भी कुछ अलग। डर के मारे मैं दौड़कर तंबू के अंदर आई। हांफते हुए बोली, बाहर 3 लोग आ रहे हैं। उनके हाथ में हथियार हैं। सभी मेरी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। लेकिन रवि बोला, शायद कोई लोकल होगा, तू ज्यादा सोच रही है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, चलो बाहर देखो खुद, मैं जोर से चिल्लाई। हम सब बाहर आए और उसी दिशा में देखने लगे जहां मैंने उन्हें देखा था। और फिर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो 3 लोग अब साफ दिखाई दे रहे थे और हमारी ही ओर बढ़ रहे थे। वो नजदीक आ रहे थे, धीरे धीरे, लेकिन उनकी चाल में कुछ था, कुछ अनजाना, कुछ भयानक। हमें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। डर ने हम सबकी सांसें बांध दी थीं। भागो, मैंने कहा, और हम सब ने अपना सामान समेटा और एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गए। मैंने अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए देखा। अब वो तीनों बहुत पास आ चुके थे। हम सब उस बड़े से पत्थर के पीछे दुबक कर बैठे थे। सांसें थमी हुई थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अब फट ही जाएगा। मेरी आंखें उस दिशा में जमी थीं जहां वो तीनों अजीब लोग आ रहे थे। अब वो बिल्कुल पास आ चुके थे। उनकी शक्लें ठीक से नहीं दिख रही थीं, लेकिन उनकी चाल, उनकी बनावट कुछ भी आम नहीं लग रही थी। उनके हाथ लंबे, टेढ़े मेढ़े, उनके पैर जैसे सीधे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और सिर एकदम नीचे झुका हुआ, मानो किसी बोझ को ढो रहे हों। फिर वो तीनों एक समतल जगह पर रुक गए। हमने अपनी सांसें रोक लीं। तभी उनमें से एक ने अपनी जेब से कुछ निकाला। शायद कोई लकीर खींचने वाला तांत्रिक औजार था। वो जमीन पर गोले बनाने लगे। बाकी 2 लोग बैठकर किसी अजीब भाषा में कुछ बोलने लगे, कुछ ऐसा जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मैंने धीरे से साहिल से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं, पर ये लोग सामान्य नहीं हैं। साहिल की आवाज कांप रही थी। तभी हमने देखा उन तीनों में से एक ने अपनी उंगली को प्लेट से काटा और खून टपकाकर उस गोले के बीच में गिरा दिया। वो सब मिलकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। आसपास की हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी थी। और तभी एक औरत धीरे धीरे चलते हुए वहां आई
और उस गोले के बीच में जाकर लेट गई। हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये औरत कहाँ से आई, एक पल में कैसे प्रकट हो गई? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वही सपना फिर से आंखों के सामने घूम गया। कहीं ये वही औरत तो नहीं? वही जला हुआ चेहरा, वही डरावनी आंखें। हम सब पत्थर के पीछे से सिर झुकाकर छिपे रहे, पर मैं एकटक उस दृश्य को देख रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी रूह को झकझोर गया। वो तीनों उस औरत के पास झुके और उसे सूंघने लगे। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं, बिल्कुल जानवरों जैसी। उनके चेहरे अब थोड़े थोड़े साफ दिखने लगे थे। तेज आंखें, पपड़ीदार चमड़ी और मुंह से निकली लार। तभी उस औरत ने एक झटका लिया और अपनी एक उंगली हवा में उठाकर हमारी दिशा में इशारा किया। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही हों। वो हमें देख रही है, मैंने कांपते हुए कहा। और जैसे ही उसका इशारा हुआ, वो तीनों उठे और हमारी दिशा में बढ़ने लगे। अब डर ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया था। हम चारों अब पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। हवा में डर घुल चुका था और रात का अंधेरा हमारी सांसों के साथ दौड़ रहा था। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन दिल में एक ही डर था, वो तीनों हमारे पीछे हैं। मैं और साहिल सबसे आगे थे। हमारी सांसें फूल रही थीं, पांव जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सिर्फ एक ही आवाज हमारे पीछे थी, पत्तों की चरमराहट, टूटती टहनियां और तेज कदमों की आहट। विजय, रवि, जल्दी करो, मैं चिल्लाई। लेकिन कुछ पल बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था और उनकी कोई आवाज नहीं आई। साहिल, वो लोग कहाँ हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। शायद पीछे रह गए, उसने हांफते हुए कहा। हम भागते भागते आखिरकार होटल के गेट तक पहुंच गए। होटल की लाइट्स ने जैसे एक पल को हमारी जान में जान ला दी। मैंने मुड़कर फिर देखा, लेकिन रवि और विजय कहीं नहीं थे। हम फौरन रिसेप्शन पर पहुंचे, हांफते हुए सब कुछ बताया। प्लीज, हमारे दोस्त जंगल में रह गए हैं, किसी ने हमला किया है, कोई तांत्रिक, पता नहीं क्या। मैं रोते हुए बोल रही थी। होटल का मैनेजर घबराया, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था, जैसे उसने पहले भी ये सुना हो। फिर वो धीरे से बोला, आप लोग किस पहाड़ी पर गए थे? वो होटल से जो पहाड़ सीधा ऊपर जाता है, साहिल ने जवाब दिया। उसकी आंखों में डर उतर आया। वो एकदम शांत हो गया और बोला, उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वहां जाना मना है, वो जगह शापित है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब शापित? कई साल पहले वहां कुछ तांत्रिकों ने बलि दी थी। कहते हैं वहां अब वो आत्माएं भटकती हैं। जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। तो हमारे दोस्त, मेरी आवाज टूटने लगी। अगर आप लोग बचकर आ गए हैं तो किस्मत वाले हो, वो बोला। हमने उसी वक्त पुलिस को फोन किया, सारी जानकारी दी। पुलिस आई, हमसे सवाल जवाब किए, लेकिन जवाब तो
हमारे पास भी नहीं थे। हमने उन्हें बताया कि कहाँ छिपे थे, क्या देखा था, सब कुछ। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया 2 दिन तक, लेकिन रवि और विजय का कोई सुराग नहीं मिला। मैं खामोश थी, साहिल भी टूट चुका था। हम होटल के कमरे में बैठे रहे, दरवाजा बंद करके। बाहर हर छोटी आवाज पर हम चौंक जाते थे, पर मेरे मन में अब भी एक सवाल था, क्या जो हमने देखा वो सपना था या सच? या शायद अब हमारी बारी है। रात के 2 बजे होंगे। होटल का कमरा एकदम शांत था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में तूफान मचा हुआ था। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रवि और विजय की यादें हर पल दिमाग में घूम रही थीं। उनकी हंसी, उनका साथ, और वो डरावना पल जब हम उन्हें पीछे छोड़कर भागे थे। क्या हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया? क्या वो जिंदा भी हैं? अचानक कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। बाहर किसी के चलने की धीमी सी आवाज आई। मैंने झटके से उठकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैं वापस बिस्तर की ओर मुड़ी, तभी होटल के कमरे की लाइट एक पल को झपकी और फिर बुझ गई। साहिल, मैंने घबराते हुए पुकारा। वो भी एकदम चौंक कर उठा। क्या हुआ? लाइट चली गई, मैंने धीमी आवाज में कहा। हम दोनों मोबाइल की टॉर्च ऑन कर कमरे के कोने कोने को देखने लगे। कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन डर का साया पूरे कमरे में मंडरा रहा था। तभी दरवाजे के पास से खटखट की आवाज आई। हम दोनों ठिठक गए। दिल जैसे सीने से बाहर आने को तैयार था। साहिल ने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और मेरी ओर देखा। खोलूं? मैंने सिर हिलाया, लेकिन उससे पहले ही फिर से वो आवाज आई, इस बार और जोर से। खट खट खट। साहिल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस वही ठंडी हवा और फर्श पर गीली मिट्टी के निशान, पांव के निशान। हम दोनों एकदम सन्न रह गए। निशान ताजे थे और हमारे कमरे की ओर ही आ रहे थे। मैंने साहिल का हाथ पकड़ लिया। अब ये कोई वहम नहीं था, कोई हमारे कमरे तक आया था, कोई या कुछ। साहिल ने तुरंत दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। क्या तुम मुझे भूल गई प्रिया? मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। ये आवाज रवि की थी या किसी और की? मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी जुबान जैसे जाम हो गई थी। क्या हुआ? साहिल ने पूछा। मैंने मोबाइल उठाकर उसे स्क्रीन दिखाई। हम दोनों के होश उड़ गए। रवि, जो लापता था, जिसका कोई पता नहीं चला, उसका मैसेज अभी हमारे कमरे में। क्या वो जिंदा है या फिर? मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। उस मैसेज की स्क्रीन बार बार आंखों के सामने आ रही थी। क्या तुम मुझे भूल गई प्रिया? मैंने मोबाइल फिर से देखा। नंबर अज्ञात था, पर वो शब्द, वो लहजा वही था, रवि की तरह। लेकिन वो कैसे? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अगर नहीं
साहिल ने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर तुरंत कॉल लगाया, लेकिन नंबर बंद था। शायद किसी का मजाक हो, साहिल ने खुद को समझाया, पर उसकी आंखों में डर साफ था। मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में पहाड़ी अब भी दूर चमक रही थी, जैसे वहां कुछ अभी भी अधूरा है, अधखुला रहस्य जिसे बंद नहीं किया गया। अगली सुबह हमने पुलिस स्टेशन जाकर मैसेज की जानकारी दी। अफसरों ने कहा, हम टेक्निकल टीम से ट्रेस करवाते हैं, लेकिन उम्मीदें ज्यादा मत रखिए। उसी दिन दोपहर को पुलिस की टीम वापस पहाड़ी पर गई, जहां हमने सब कुछ देखा था। हम नहीं गए, लेकिन मन वहीं अटका रहा। शाम को पुलिस इंस्पेक्टर खुद होटल आया। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। हमें कुछ मिला है, उसने कहा। मैं और साहिल खड़े हो गए। 2 मोबाइल मिले हैं, एक रवि का, एक विजय का, और पास ही एक कपड़ा मिला जिस पर खून के धब्बे हैं, पर कोई शरीर नहीं मिला। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी वो वहीं थे, शायद अब भी हैं, लेकिन शरीर नहीं मिला। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने आगे कहा, हमें वहां एक जली हुई लकड़ी की लकीरें भी मिली, जो किसी तांत्रिक विधि की ओर इशारा करती हैं। उस पहाड़ी पर पहले भी ऐसे केस आ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां आत्माएं हैं, मगर कोई पक्का सबूत नहीं। मैं कुछ नहीं बोल पाई। दिल भारी हो चुका था, आंखों से आंसू बहने लगे। रवि और विजय हमारे अपने अब बस यादों में ही रह गए थे। रात को हम होटल से निकलने की तैयारी करने लगे। मैं आखिरी बार कमरे की खिड़की से उस पहाड़ी की ओर देख रही थी, और तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। फिर वही नंबर, हम यहीं हैं, तुमसे मिलने फिर आएंगे। इस बार साहिल ने मोबाइल फेंक दिया। मैंने खुद को जोर से कस कर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था, कोई श्राप, कोई आत्मा, या कोई अधूरी विद्या। लेकिन एक बात तय थी, शिमला की उस पहाड़ी पर कुछ था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है, कुछ ऐसा जो मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठा। और शायद अब वो हमारी तरफ देख रहा है। हमने मुंबई लौटकर सब पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस रात का डर, वो 3 परछाइयां और वो जली हुई औरत आज भी मेरी नींदें उड़ा देती हैं। और हर बार जब रात के सन्नाटे में मोबाइल वाइब्रेट करता है, मैं कांप उठती हूं। कहीं फिर से कोई लौट तो नहीं आया।